लोकसभा के चुनाव के नतीजे मोदी के लिए धचका साबित हुए हैं। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का 2/3 अक्सरियत का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। अब की बार 400 पार का दावा करने वाले मोदी के लिए 300 का हिंसा छूना भी मुश्किल दिखाई दे रहा है। लोकसभा इंतखाबात के बारे में वोटों की गिनती जारी है। इब्तदाई रुझानात में बीजेपी के लिए बड़ा अपसेट, भारत के स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। भारतीय एग्जिट पोल्स के मुताबिक मोदी के इत्तेहाद याफ्ता नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस 543 में से 290 सीटें जीतेगी। कांग्रेस का हिमायत याफ्ता इत्तेहाद 543 में से 234 सीटें जीतेगा। पोस्ट इलेक्शन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने कहा कि अवाम ने वोट देकर भारतीय अवाम ने आइन को मोदी से बचा लिया है। अवाम ने मोदी को बता दिया है कि वो अब उन्हें मजीद इक्तिदार में नहीं देखना चाहते। हरियाणा में इनकी गवर्नमेंट रही है, वहां पे इनको शिकस्त हुई है। फिर इसी तरीके से तमिलनाडु, केरला, साउथ हमेशा स्टैंड करता है अगेंस्ट राइट विंग, तो वहाँ लेकिन कर्नाटक में भी काफी बड़ा धचका है, राजस्थान में। तो आई थिंक जो महाराष्ट्र है। नंबर एक ये कि ऑब्वियसली इनका जो बयानिया था वो बहुत ज्यादा हिंदुत्व और नफरत और इंटॉलरेंस पर मबनी था, जिसकी वजह से कई जो भारतीय रियासतें हैं उनके अंदर उनकी वो सुनवाई नहीं हुई जो कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। लग ये रहा है जो नताइज अब तक आए हैं कि बीजेपी खुद से हुकूमत नहीं बना सकेगी, उसको मेजॉरिटी नहीं मिलेगी। हरियाणा में इनकी गवर्नमेंट रही है, वहां पे इनको शिकस्त हुई है। फिर इसी तरीके से तमिलनाडु, केरला, साउथ हमेशा स्टैंड करता है अगेंस्ट राइट विंग, तो वहाँ लेकिन कर्नाटक में भी काफी बड़ा धचका है, राजस्थान में। तो आई थिंक जो महाराष्ट्र है, तो उस लिहाज से एक बहुत बड़ा जोल्ट है। लेकिन गुड थिंग इज कि अभी सेकुलर इंडिया जो है वो आगे से फाइट बैक कर रहा है, और इनके लिए अगर गवर्नमेंट बनती है तो गवर्नमेंट चलाना बड़ा मुश्किल होगा। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, यूजुअली कहा जाता है कि मोदी सरकार के अंडर इंडिया की इकॉनमी 5वीं बड़ी इकॉनमी बनी। सो ये भी नैरेटिव नहीं बिक सका? क्या वो बबल इकॉनमी थी? क्या रीजन थी? आई मीन ये फायदा नहीं दे सका मोदी को? जी, उसमें आई थिंक जो मैंने जिसने बताया कि जो कॉर्पोरेट इंडिया है, लेट्स से बड़े बड़े बैंक्स हैं या बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, लाइक अडानी जो वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल इन पर्सन इन एशिया है, अंबानीज हैं। अभी शादी पे आपने देखा, आई थिंक अरबों रुपया खर्च किया गया, कौन नहीं आया उसकी बेटे की शादी में। तो वो डेफिनेटली जो रिच क्लास है, और अगर आप टैक्स कलेक्शन देखें, उनकी एक्सपोर्ट्स देखें, दिस बीइंग डन बाय टाटाज हैं या बिरलाज हैं या गोदरेज कंपनी है, इसी तरीके से अंबानी अडानीज हैं। तो वो डेफिनेटली जो रिच क्लास को तो बहुत फायदा, लेकिन क्लास गैप वाइज अगर आप सर्विस देखें तो इंडिया में भारत ने तमाम एग्जिट पोल्स को गलत साबित कर दिया है। इंडियन स्टॉक मार्केट भी क्रैश हो गई है। तो आप इंतखाबी नताइज के हवाले से पर्टिकुलरली भारतीय मीडिया के रोल को कैसे देखते हैं? जी, अनफॉर्चुनेटली जिस तरह मैंने कहा कि जो कॉर्पोरेट इंडिया है, नाउ दे होल्ड कॉर्पोरेट मीडिया। You'll be surprised कि अंबानी, अडानीज और आई थिंक और एक ग्रुप है, दे ओन 70% ऑफ इंडियन मीडिया। अभी इंडिया में एक मिसाल देता हूँ, जो एनडीए जो चैनल था, जो इट वाज अ सेकुलर चैनल, उसका इंग्लिश और जो उर्दू था, वो फिर अल्टीमेटली आई थिंक अडानी बॉट इट, उसका मेन शेयर है, और वो फिर स्विंग कर गया। तो अभी जो सेकुलर मीडिया है दैट फॉर्म अबाउट 10 to 20%, तो 80% मीडिया। तो इसी लिहाज से जो जितने एग्जिट, और बड़ी शर्मिंदगी हो रही है। अभी मैं देख रहा था इंडिया टुडे में जो सरदेसाई है वो क्वेश्चन कर रहा था एक पोस्टर को कि जी आप किस तरीके से ये बात करते रहे और आप करते रहे। तो मेनली इसमें पैसा भी इन्वॉल्व था और एक इमेज बनाना था मोदी का, तो मेरे ख्याल उसमें उनको भी बहुत बड़ा धचका मिला है। बट ये जरूर है, अच्छा, एक इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत ज्यादा इंडिया में होता है कि एक पार्टी अगर बहुत ज्यादा स्टे करती है, लेट्स से 2-3 टेन्योर, तो लोग बाय एंड लार्ज अगर परफॉर्मेंस ठीक है तो वोट नहीं देते। तो दे आर वेरी आई थिंक इंटेलिजेंट पीपल जो वोटर है, तो उन्होंने साबित किया है कि ये खोखले नारों से काम नहीं चलेगा। बट अभी भी देयर आर द चांसेस, अगर मोदी तीसरी मर्तबा भारत के वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं मगर माजी की निस्बत कम नशिस्तें हासिल करते हैं, तो क्या मोदी एक कमजोर वज़ीर-ए-आज़म होंगे? जी एग्जैक्टली, उसमें चांसेस तो है, क्योंकि फिगर्स अगर आप देखें, अगर 270 चाहिए इनको तो दे आर एट 290। कांग्रेस कोशिश करेगी और बाकी पार्टियां के उसमें अलायंस में से जो बाकी उनके एल इनको तोड़े। लेकिन मेरे ख्याल में जैसे आप कह रहे हैं कि प्लेन मेजोरिटी वाली गवर्नमेंट होगी, अनलाइक लास्ट टाइम आई थिंक बीजेपी अपने ओन पे ये फिगर क्रॉस कर गई थी। अभी तो 230 पे बैठे हुए। अच्छा, आज के इंतखाबी नताइज की भारत के, अगर मैं अंदरूनी सियासत की बात करूं, बिलखसूस मुसलमानों पर, तो इसके क्या असरात मुरतब होंगे? अगर हम देखें कि कैंडिडेट भी हैं, जो मुस्लिम कैंडिडेट्स हुए थे इसमें नॉमिनेट, वो लोग भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके।
जिसमें आई थिंक जैसा मैंने मेंशन किया कि ये इनके जो है कुछ मुस्लिम थिंकर्स जो है जो सेकुलर थिंक वो हमेशा कहते हैं कि अगर दलित मुस्लिम और कुछ जो माइनॉरिटीज हैं लेट्स से जो शेड्यूल कास्ट में अगर वो अलायंस करते, अच्छा ये बहुत बड़ा नंबर है कहने को, मुसलमान ये कहते हैं 20 करोड़, हमारी कैलकुलेशन में 25 से 30 करोड़ है, फिर दलित आर अबाउट 22 करोड़, और अगर आप यादव को मिलाते हैं या जो लोअर कास्ट है और शूद्रा, तो ये 50-60 करोड़ आई से 70 करोड़ की आबादी बनती है, विच फॉर्म्स एक्चुअली वेरी लार्ज इसी तरह फिर आदिवासी हैं। तो इस दफा ये कम से कम 3 में अलायंस नजर आई जिसमें दलित, मुस्लिम्स और यादव हैं। और यादव कितनी अपर कास्ट नहीं है, लेकिन बेसिकली जो है वहां पे अखिलेश यादव के अंडर उन्होंने फाइट किया, और उत्तर प्रदेश में उन्होंने बिल्कुल पलटा दी है योगी आदित्यनाथ। इंडिया को देखें तो वहां भी बीजेपी का गढ़ समझा जाता था, लेकिन वहां भी वो पीछे जा रही है। उसमें भी आई थिंक 3, अच्छा इस तरह एक बड़ा इंटरेस्टिंग है जो इनकी थी जो आई वुड से अपसेट्स मैं दे रहा था, जिसमें स्मृति ईरानी है जो एक्ट्रेस भी रही और बीजेपी को, उसको एक किशोरी लाल ने हराया है उत्तर प्रदेश में। तो इसका मतलब है कि बड़े बड़े स्टॉलवार्ट्स भी इनके हारे हैं। बताएं कि भारतीय इलेक्शन में हुक्मरान इत्तेहाद नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को बड़ा सेटबैक, 2/3 अक्सरियत का मोदी का दावा धरे का धरा रह गया। अभी मुहिम में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 400 सीटों पर जीतने का दावा किया था, मगर मोदी हुकूमत की मुस्लिम कुश और अकलियत मुखालिफ पॉलिसीज बीजेपी को ले डूबी हैं। सही सर, इस वक्त मोहम्मद अली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी जाने बढ़ते हैं। मोहम्मद अली साहब, आपकी नजर में ये जो सेटबैक मोदी हुकूमत को झेलना पड़ रहा है, इसकी क्या रीजन है? बुनियादी तौर पे 3 वजूहात हैं। नंबर 1 ये कि ऑब्वियसली इनका जो बयानिया था वो बहुत ज्यादा हिंदुत्व और नफरत और इंटॉलरेंस पर मबनी था, जिसकी वजह से कई जो भारतीय रियासतें हैं उनके अंदर उनकी वो सुनवाई नहीं हुई जो कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। दूसरी बात यह है कि जो इन्फ्लेशन के मामला थे उनको भी वो पूरी तरह उस पर काबू पाने में अपने वादों के बावजूद कामयाब नहीं हुए। और तीसरी बात, एम्प्लॉयमेंट भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था। तो अगर आप इन तीनों मामलात को देखें, नजरियाती एस्पेक्ट भी है, इकोनॉमी का एस्पेक्ट भी है, एम्प्लॉयमेंट का एस्पेक्ट भी है, और फिर भारत के अंदर जो माशी खलीज है, बहुत अल्ट्रा रिच एलीट और बहुत बड़ी आबादी का जो हिस्सा है जो कि गुर्बत की लकीर से नीचे है, ऑब्वियसली वोटिंग में तो वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि ये एक हकीकत है कि ये तारीख के सबसे बड़े इलेक्शंस थे। तकरीबन 64 से 65 करोड़ लोगों ने वोट डाला। तो आप देखें कि इसमें एक बड़ी तादाद चूंकि गुर्बत की लकीर से नीचे रहती है, और वो सिर्फ एक नफरत आमेज नजरियाती बयानिए के तहत मुतासिर नहीं हुई, बल्कि उनके जो रियलिस्टिक मसाइल थे गुर्बत के, महंगाई के, बेरोजगारी के, वो रियल इश्यूज थे जिसके ऊपर वो डेफिनेटली बीजेपी उनकी तवक्कुआत पे पूरी नहीं उतरी, जिसकी वजह से कांग्रेस और उनकी कोलिशन पार्टीज ने एक मेजर कमबैक इस दफा किया है। मलिहा लोधी साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है। मलिहा लोधी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये हम जो रिजल्ट्स देख रहे हैं, आप उन पर अपना एनालिसिस किस तरह से पेश करेंगी? एक इतना बड़ा जो सेटबैक बीजेपी हुकूमत को मिल रहा है। ये आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, ये बहुत ही बड़ा सेटबैक तो जरूर है बीजेपी के लिए, इसलिए कि लग ये रहा है जो नताइज अब तक आए हैं कि बीजेपी खुद से हुकूमत नहीं बना सकेगी, उसको मेजॉरिटी नहीं मिलेगी, उसको अलायंस पार्टनर्स के साथ एक कोएलिशन गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी। और फिर ये कि जो कांग्रेस पार्टी का अलायंस है जिसका नाम इंडिया है, उन्होंने तवक्को से बहुत बेहतर परफॉर्म किया है। तो इससे लगता यही है कि इंडिया में सख्त किस्म की पोलराइजेशन है, ये तो बहुत क्लियर है इस इलेक्शन रिजल्ट से। और फिर ये भी कि वजीर आजम मोदी जरूर गवर्नमेंट तो बना लेंगे, लेकिन उनका मैंडेट कमजोर होगा और उनको हमेशा एक तरह से रिलाय करना पड़ेगा, डिपेंड करना पड़ेगा कोएलिशन पार्टनर